हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से अगर हमें मोशन की इनिशियल पोजीशन और इनिशियल मोशन पता है, तो हम उसकी इक्वेशन विदाउट फेजर मेथड भी लिख सकते हैं। सुपर शॉर्ट मेथड था हमारे पास। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई एक्चुअली फेजर मेथड जो है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब वो हमारे किन टाइप के क्वेश्चंस को वाकई बहुत ज़्यादा छोटा कर देगा। क्योंकि अगर हमें इक्वेशन लिखनी है और एक ही पॉइंट पार्टिकल है, तो हम उसकी इक्वेशन विदाउट इवन ड्राइंग द फेजर डायग्राम लिख सकते हैं। आइडिया फेजर डायग्राम से आएगा, बट हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तो किन टाइप के क्वेश्चंस में हमें वाकई फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। करेक्ट। लेट्स से वी हैव टू पार्टिकल्स। one particle is moving from, let's say, a by 2 towards origin, and another particle is moving from, let's say, root 3 a by 2 towards origin. ये पार्टिकल P1 कह देते हैं और पार्टिकल P2 कह देते हैं। दो पार्टिकल हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड A है, दोनों का टाइम पीरियड T है, दोनों सेम ही एक्सिस पे चल रहे हैं, दोनों का मीन पोजीशन सेम है, दैट इज ओरिजिन। ठीक है। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, A। तो पूछा है कि कितने टाइम के बाद और किस पोजीशन पे ये दोनों मीट करेंगे। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। तो देखो, करने के दो तरीके हैं। आई होप सबने इक्वेशंस तो लिख ही ली होंगी, है ना। क्या क्या, पहले पॉइंट P1 की लिखें। P1 के लिए हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है कितनी, 30 डिग्री, पाई बाय 6। तो P1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 2 पाई माइनस पाई बाय 6। करेक्ट। और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a साइन ओमेगा t प्लस, ये वाली दूरी कितनी है, 60 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3। और टूवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री प्लस ये वाला कितना एंगल, 30 डिग्री। तो टोटल 120 डिग्री, दैट इज पाई बाय 3 का डबल, 2 पाई बाय 3। करेक्ट। ये एंगल हो गया। तो फर्स्ट वाले को 2 पाई माइनस पाई बाय 6 क्या लिख सकते हैं हम, 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6। इसको हम लिख देते हैं कि यही 11 पाई बाय 6। अब हमें ये बताना है P1 और P2 कब मीट करेंगे, राइट। तो x1 और x2 बराबर हो जाए। x1 और x2 बराबर मतलब उन दोनों का कोऑर्डिनेट सेम हो जाए। अब एक बात तो यहाँ पर एनालाइज करो, सोचो कि भाई दोनों की दोनों पार्टिकल्स, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि लेट्स से एक पार्टिकल P1 इधर और P2 भी इधर और दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हुए मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जरा सोचो कि भाई दोनों के बीच में भी फेज डिफरेंस है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, दोनों अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, तो हमेशा दोनों सेम टाइम में सेम एंगल चलेंगे, ये बात गारंटेड है। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि दोनों का फेज किसी भी टाइम पर एग्जैक्टली मैच कर जाए। तो फिर क्या होगा, फिर ये हो सकता है कि एक पार्टिकल एक पॉइंट पे जा रहा हो और दूसरा पार्टिकल उस पॉइंट से दूसरी तरफ जा रहा हो। ऐसा हो सकता है कि P1 एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो और P2 एक्सट्रीम से वापस आ रहा हो, तब वो मीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये मेन पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड पे हो या राइट हैंड साइड पे हो, कहीं भी हो सकता है। बट ऐसा ही होगा कि एक एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा और एक एक्सट्रीम से वापस आ रहा होगा। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, वो भी देख लेते हैं भाई। अगर मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास फेज है फाई, तो ऑब्वियसली P2 के लिए क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 और ये वाला पाई बाय 2 और ये वाला एंगल पाई बाय 2 माइनस पाई, क्योंकि सेम पोजीशन है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, एक फाई और एक का हो गया पाई माइनस फाई। तो एक का एंगल ये अगर फाई है या थीटा है, तो दूसरे वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो एक क्वेश्चन बना देते हैं, ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाय 6 शुड बी इक्वल टू पाई माइनस ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3। ये सिचुएशन होनी चाहिए भाई। किसी भी टाइम टी पर दोनों बराबर नहीं हो सकते थे, तो पाई का फेज डिफरेंस दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है। तो पाई, एक एंगल थीटा तो दूसरा पाई माइनस थीटा। ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, देखो क्या आता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 ओमेगा टी और
पाई माइनस 2π/3 माइनस 11π/6। तो देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2π/3 माइनस 11π/6। तो एलसीएम आ गया 6 माइनस 4 माइनस 11 इज इक्वल टू 15 माइनस का प्लस का 6 माइनस 9π/6। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। t की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो हमने कुछ ना कुछ गलती करी है, एक्चुअली हमने कुछ ना कुछ मिस किया है। क्या मिस किया है? देखो, हम इसको ऐसे भी तो कह सकते थे ना भाई, कि सेकंड जो पार्टिकल है वो हमारा कैसे चल रहा है, कि यहां से ये गया पूरा, फिर पूरा माइनस ए की तरफ, एंड देन वापस ए के पास आया, फिर पीछे गया, एंड देन वो यहां तक पहुंचा। क्या मतलब कि इंस्टेड ऑफ यहां से चलकर एक्सट्रीम पर जाकर वापस आने की बजाय वो पहले एक्सट्रीम पर गया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर वहां पहुंचा। मतलब हमने एक चक्कर एक्स्ट्रा लगवा दिया उससे, हमने एक चक्कर एक्स्ट्रा लगवा दिया। हो सकता है ना, तब भी मिल सकते हैं भाई पार्टिकल्स, करेक्ट। फेजर ही तो हमने मैच कराने हैं, तब भी हो सकते हैं। तभी तो टाइम हम तो हमारे पास टाइम पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, करेक्ट। तो अब क्या होगा, आपने क्या कर देना है, 2 पाई ऐड कर देना है। किसके फेजर में? P2 के फेजर में। तो P2 का कितना था पहले, पाई माइनस थीटा था। अब इसमें हम क्या कर दें, 2 पाई ऐड कर दें। अब देखो क्या होगा, अगर हम 2 पाई ऐड करेंगे, 2 पाई ऐड करो, क्या मिला, प्लस 2 पाई, तो प्लस 12π/6 करा हमने। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हटेगी और देखो 6 पाई माइनस 4 पाई माइनस 11 पाई, ये वापस से आ रहा था हमारे पास माइनस का 9 पाई प्लस 12π/6 दैट इज 3π/6 दैट इज π/2। अब ये पॉजिटिव आ रहा है विच इज एक्सेप्टेबल टू अस। टू ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/T इंटू टी इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पाई से पाई कैंसिल, t की वैल्यू आ गई T/8, which is the answer for this question। अब बात आती है दिमाग में कि सर इतना सब करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ शॉर्टकट होगा। है भी, क्या है, फेजर मेथड। लेट्स सी फेजर मेथड से कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये वाला जो मेथड है क्वेश्चंस वाला, इतना ज्यादा जमता भी नहीं है। क्यों नहीं जमता भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसकी फील नहीं आती इतनी ज्यादा हमको, हमें प्रैक्टिकली दिख नहीं रहा। तो हमें प्रैक्टिकली क्या दिखेगा, हमें दिखेगा फेजर मेथड। फेजर मेथड देखो क्या होगा, हमारे पास इक्वेशंस क्या है। एक पार्टिकल आपका P1 जो है वो a/2 से ओरिजिन की तरफ आ रहा है π/6 की दूरी पर। तो एक पार्टिकल तो आपका कहां पर है, P1 जो बना रहा हूं मैं, ब्लू कलर से बना रहा हूं। कितना एंगल और कवर करना बाकी है ओरिजिन तक पहुंचने के लिए, π/6, करेक्ट। और सेकंड पार्टिकल आपका कहां पर है, देखो सेकंड पार्टिकल सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कहां पर आ रहा है वो, ओरिजिन की तरफ वापस आ रहा है। कितना एंगल चल चुका है, 2π/3। तो सेकंड पार्टिकल आपका कहां पर है, 2π/3, दैट इज यहां पर। कितना एंगल ये भी, π/6, 90 डिग्री प्लस π/6 इज 120 डिग्री, करेक्ट। अब दोनों P1 और P2 को क्या होना है, बहुत ध्यान से सोचो, इन्हें आना है सेम एक्स कोऑर्डिनेट पर, हाँ या ना। सेम एक्स कोऑर्डिनेट, सेम एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है भाई, P1 और P2 की एक्चुअल पोजीशंस तो हम कैसे बताते हैं, उनके प्रोजेक्शन से ही बताते हैं। P1 और P2 की एग्जैक्ट पोजीशन कैसे बताते हैं, उनके प्रोजेक्शन से। अच्छा ये बात भी सत्य है कि दोनों के बीच में एंगल जो रहेगा हमेशा कितना रहने वाला है, ये वाला 30, ब्लू वाला 30, ग्रीन वाला 30, 60, और ये 90। तो 60 प्लस 90 150 डिग्री। क्या इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल 150 रहेगा,
क्योंकि दोनों मूव कैसे कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, दोनों का ओमेगा सेम, इनिशियल एंगल दोनों के बीच में 150, क्या हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इनके बीच में एंगल मेंटेन रहेगा क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, करेक्ट। और इन दोनों का प्रोजेक्शन आना चाहिए सेम पॉइंट पर। तो क्या कुछ ऐसी फील आ रही है कि भाई P1 घूमेगा यहां से यहां पहुंचेगा, कहां पर, वाई एक्सिस पर, P2 उतना ही एंगल यहां घूम गया, फिर P1 कुछ यहां गया, P2 और यहां गया, और दोनों अगर सेम वर्टिकल लाइन पर आ गए तो क्या दोनों का प्रोजेक्शन सेम हो जाएगा? सही बात है, दोनों अगर सेम वर्टिकल लाइन पर आ गए तो क्या दोनों का प्रोजेक्शन सेम पॉइंट पर आ जाएगा? आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल एंगल घुमाना है, और तब तक घुमाना है जब तक दोनों क्या ना हो जाए, सेम वर्टिकल लाइन पर ना आ जाए। एंड दैट इज हिट एंड ट्रायल। आप करते रहो, घुमाते रहो और ऑब्जर्व करते रहो, आपके पास एंगल निकल आएगा। देखो कैसे, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। लेट्स से π/6 मूव किया P1 पहुंचा आपका y एक्सिस पर, तो P2 भी कितना मूव करेगा, π/6। P2 कहां पहुंचेगा, यहां पर, इसको हम P2 डैश बोल देता हूं और P1 डैश बोल देता हूं। दोनों कितना कितना चले, π/6, करेक्ट। अभी वर्टिकल लाइन पर नहीं पहुंचे, लेकिन अब मैं ये जानता हूं कि थोड़ा सा P1 और चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेगा थोड़ा सा, करेक्ट, और P2 चलेगा, वो भी हमारे पास अभी सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने वाला है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वर्टिकल लाइन पर आ जाएंगे, दोनों के बीच में एंगल कितना रहे, 150 डिग्री। तो हम इसको दोबारा से बना सकते हैं। देखो P1 पहुंचा आपका कहीं यहां पर, और आपका P2 पहुंचा इसी सेम वर्टिकल लाइन पर यहां पर। दोनों की वर्टिकल लाइन सेम होनी चाहिए भाई, लेकिन ना सिर्फ वर्टिकल लाइन सेम हो, बल्कि दोनों के बीच का एंगल कितना मेंटेन होना चाहिए था, 150 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के ऊपर भी उतना ही एंगल और नीचे भी उतना ही एंगल, तभी तो सेम वर्टिकल लाइन पर आएंगे। तो ऊपर भी 75, नीचे भी 75। P1 की इनिशियल पोजीशन क्या थी, P1 की इनिशियल पोजीशन ये थी, कितना एंगल यहां से, 30 डिग्री। फाइनली ये वाला एंगल कितना, 15 डिग्री। तो P1 कितना घूम गया, 45 डिग्री। अगर P1 45 घूमा है तो ध्यान रखो कि P2 भी कितना घूमेगा, 45 ही घूमेगा। वेरीफाई कर लेते हैं। P2 की इनिशियल पोजीशन कितनी थी भाई, ये वाला एंगल 30 डिग्री था। फाइनली एंगल कितना हो रहा है, 75। 75 का मतलब है कि वो कितना घूम गया यहां से यहां तक, 45। तो P1 और P2 दोनों की दोनों बराबर घूमे, बराबर घूम के क्या हुआ, दोनों की दोनों किस पे आ गए, सेम वर्टिकल लाइन पर। कितना घूमे, 45। 45 घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, देखो 2 पाई घूमने के लिए कितना टाइम लगता, टी। π/4 घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, T/2 पाई इंटू π/4, दैट इज T/8। आंसर। तो दिस इज इजी मेथड। क्या करना था आपको, P1 और P2 को सेम एंगल से घुमाना था। तो आप P1 P2 को मान लो कि आपके पास ऐसा कुछ एंगल बना, करेक्ट। अब आप इसको घुमाते जाओ, एंगल मेंटेन करके आप घुमाते जाओ। आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है, सही बात। अच्छा, पहले पार्ट के अंदर हम ये भी बता सकते हैं ना कि दोनों की फाइनल पोजीशन क्या है जहां पे वो मिले हैं। तो ये कहाँ पे मिले हैं, हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री पर। मतलब क्या है ये पोजीशन, एक्स की वैल्यू क्या है जहाँ पे वो मिले हैं, ए साइन 15 डिग्री, इस पोजीशन पे मिले हैं। अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं हम लोग, सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगी, कितनी आएगी, ये बताना है। तो इतना तो समझ में आ गया कि इक्वेशन से तो नहीं करने के भाई, इक्वेशन से लेंदी पड़ेगा, कंफ्यूजिंग रहेगा, इमेजिन भी होने में दिक्कत है। तो फेजर से ही करते हैं। अब फेजर से कैसे करेंगे,
कि दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगी। सोचो, दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या तभी आएगी, दो पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या तभी आती है जब दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाए, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें 0 करनी है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 कब होगी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। हमें क्या पता है, देखो, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 हमेशा क्या रहने वाला है, 150 डिग्री। ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। दोनों की वेलोसिटी हमें बराबर भी करनी है। वेलोसिटी बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों, देखो, इमेजिन करो, अगर एक पार्टिकल P1 लेट्स से यहां पहुंच गया, P2 समहाउ यहां पहुंच गया, P1 टुवर्ड्स ओरिजिन, P2 अवे फ्रॉम द ओरिजिन, क्या दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही वेलोसिटी बताएगा। और अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये बराबर हो जाए, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी उस वक्त, 0। क्या मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों किस पे आने चाहिए, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर। देखो 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 देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में है कोई पार्टिकल टुवर्ड्स ओरिजिन, फोर्थ क्वाड्रेंट में है दूसरा पार्टिकल अवे फ्रॉम ओरिजिन। अगर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, क्या दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होते ही दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी और वेलोसिटी सेपरेशन 0 हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि दोनों पार्टिकल्स को सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आना पड़ेगा। हाँ, है ना। दोनों पार्टिकल को सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आना पड़ेगा, सो दैट उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। करेक्ट। तो देखते हैं P1 और P2 के बीच का एंगल 150 डिग्री मेंटेन हो और दोनों की दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएं। ये हमारा टारगेट है। करेक्ट। तो लेट्स सी। तो हमारे पास P1 P2 की इनिशियल पोजीशंस क्या हैं, फिर से देखो। P1 है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, P2 है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। P1 हमारे पास ये है इनिशियली π/6 और P2 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट π/6। अब दोनों को घुमाते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेके आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि P1 जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम के यहां तक पहुंचा लेट से, तो P2 ज्यादा से ज्यादा यहां तक पहुंचेगा। करेक्ट, सेम लाइन पे नहीं आ रहे। अभी क्या है, और घुमाते हैं, P1 को लेकर आते हैं लेट से हम कहां तक, P1 को घुमा के लेके आते हैं हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक। करेक्ट, कितना घूम गया, 120 डिग्री। P2 को भी 120 घुमाते हैं, ये वाला एंगल कितना हो गया, π/3 दैट इज 60 डिग्री। फिर 120 डिग्री घुमाना है, तो और 60 डिग्री कुछ यहां तक पहुंचा P2। करेक्ट, P2 को भी घुमाया हमने यहां तक। अभी ध्यान से देखो, चांसेस है ना कि ये वाला 30 डिग्री बचा है, और यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स लगाओ थोड़ी सी, कि ये P2 चला 30 का आधा, 15 डिग्री, इतने में P1 भी और चलेगा कितना, 30 का आधा 15 डिग्री, और दोनों किस पे आ जाएंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। करेक्ट। तो ये दोनों कहाँ पहुंच रहे हैं, P1 पहुंच गया यहाँ से यहाँ पर, कितना एंगल चलकर, 30 + 90 + 15, कितना एंगल हो गया, 120 + 15 135 डिग्री। ये P1 चला, P2 भी इतना ही चलना चाहिए। देखो यहाँ से ये 60 डिग्री, 60 के बाद 60 और ये वाला एंगल कितना, 15। तो 60 + 60 + 15 कितना हो गया, 120 + 15 135 डिग्री। और दोनों आ गए हमारे पास फाइनली सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर। और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सेम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी सेपरेशन 0, खेल खत्म। अब 135 डिग्री चलने में कितना टाइम लगा, तो 2 पाई चलने में वापस से t, तो 135 का मतलब कितना है हमारे पास, 3π/4। इतने चलने में t/2 पाई इंटू 3π/4 दैट इज 3t/8। तो टाइम कितना लगा, 3t/8 फॉर मैक्सिमम सेपरेशन।
करेक्ट। और मैक्सिमम सेपरेशन क्या है वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं इसकी को। हमारे पास पार्टिकल कहाँ पहुंचा है? P1 P2, P1 और P2 15 डिग्री और 15 डिग्री, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर। करेक्ट। तो एक्स कंपोनेंट कितना हो गया? a cos 15, ये भी a cos 15। तो एक्स मैक्स कितना आ गया दोनों के बीच में? 2a cos 15 डिग्री आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप नोट लिख लो क्या, कि अगर दोनों पार्टिकल्स के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है देन दे हैव टू बी ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर दोनों पार्टिकल्स का मीटिंग पॉइंट बताना है देन दे हैव टू बी ऑन द सेम वर्टिकल लाइन इन द फेजर डायग्राम। करेक्ट। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस और देख सकते हैं। अभी ये पहला एग्जांपल था, सो इट टुक टाइम। अब आपको टाइम नहीं लगेगा। करेक्ट। लेट्स से हमारे पास एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से शुरू किया और जा रहा है प्लस डायरेक्शन में। दूसरा पार्टिकल हमारा ए से शुरू किया और जा रहा है आपका ऑब्वियसली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये कब मिलेंगे, कब मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इनके बीच में, दोनों चीजें बतानी है। तो लेट्स से ओरिजिन वाला पार्टिकल P1 है एंड एम्पलीट्यूड वाला जो एक्सट्रीम पोजीशन शुरू कर रहा है उसका पार्टिकल P2 है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो। तो एक पार्टिकल आपका P1 जो है वो स्टार्ट कर रहा है कहाँ से? ओरिजिन से P1। और P2 कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन से। तो वापस से P1 के लिए ले लेते हैं ब्लू लाइन। करेक्ट। ये तो हमें पहले ही पता चल रहा है कि सेम वर्टिकल लाइन पर कब आएंगे, कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगे। दोनों के बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री, दैट इज π/2। तो पहले वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचे और दूसरा वाला पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ तक। कितना कितना एंगल चले? 45 45। अभी भी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। करेक्ट। कितना टाइम लगेगा 45 एंगल चलने में? टी टाइम लगता है 2 पाई चलने में। तो π/4 चलने में कितना टाइम लगेगा? t/2 पाई इंटू π/4, दैट इज t/8। करेक्ट। मिलेंगे कहां पर? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? a/√2 पर। सिंपल क्वेश्चन। अब पूछा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी और कब होगी। ठीक। तो उसके लिए क्या करोगे? फिर से ये डायग्राम बनाओगे। देखो P1 और P2, P1 हमारा शुरू किया यहाँ से और P2 शुरू किया यहाँ से। दोनों को क्या आना है? सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर कब आएंगे? देखो इमेजिन करके देखें। तो भाई जब P1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो P2 फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो जब P1 आपका यहाँ पहुंच गया तो P2 आपका यहाँ पहुंच जाएगा। अभी तक तो सेम लाइन पे आने का चांस ही नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन पर। अब क्या होगा जब P1 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में घूमेगा, P2 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तब उनके हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने के चांसेस हैं। तो P2 कहाँ पहुंच जाए? हिट एंड ट्रायल मेथड से आप देख सकते हो P2 कहाँ पहुंचे, इस जगह। और P1 कहाँ पहुंच जाए? यहाँ पर। दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री। तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं ये वाला एंगल भी 45 और ये वाला एंगल भी 45। तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाएंगे ये दोनों। करेक्ट। और अब इनके बीच की डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो। ये वाली कितनी है डिस्टेंस? a/√2। और ये वाली डिस्टेंस भी a/√2। तो इन दोनों के बीच में एक्स मैक्स कितना आ गया? √2a। और टाइम कितना लगा? तो ध्यान से देखो तो a कितना, P1 कितना चला है यहाँ से लेकर यहाँ तक? कितना एंगल? 90 प्लस 45, दैट इज 135। 135 के लिए हमने देखा था कि आंसर कितना आया था? 3t/8। करेक्ट। तो ऐसा कोई भी एंगल ले सकते हो, कोई भी डायग्राम ले सकते हो, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, मीटिंग पॉइंट बिटवीन ऑफ द टू पार्टिकल्स, सब कुछ आप निकाल सकते हो। अब आती है इसमें एक और शानदार क्वेश्चन की कैटेगरी। क्या? ये तो बात हुई थी अभी तक हमारे पास जब दो पार्टिकल्स का क्या है? सेम
एम्पलीट्यूड सेम है, ओमेगा सेम है और स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है। बट अगर दो पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हुआ तो मेन पोजीशन सेम है, ओमेगा सेम है, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट हुआ तो तब क्या होगा, वो देखते हैं हम अगले एग्जाम्पल में। लेट्स से हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जो ऐसे हम कर रहे हैं अबाउट द सेम मीन पोजीशन बट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, एक पार्टिकल P1 और एक पार्टिकल P2। P1 आपका लेट्स से स्टार्ट कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड है A और P2 का एम्पलीट्यूड है 2A। ठीक है, दोनों की मीन पोजीशन सेम, ये आपका हो जाएगा -A, A माइनस 2A। P1 आपका स्टार्ट कर रहा है लेट्स से √3/2 A से और जा रहा है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम, और P2 आपका स्टार्ट कर रहा है लेट्स से √3A से और आ रहा है टुवर्ड्स द मीन। ठीक है, आपको बताना है कि ये दोनों कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो आप अपने आप निकाल ही पाओगे। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, सीधा सॉल्यूशन। फेजर तो आपने निकाल लिया होगा, P1 का कितना आ रहा होगा इनिशियली 60 डिग्री। P1 स्टार्ट कर रहा है वर्टिकल से 60 डिग्री पर। ठीक है, ये P1 का हो गया फेजर। और P2 स्टार्ट कर रहा है आपका ये √3A इज √3/2 इंटू 2A दैट इज 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 डिग्री है, बट ये वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका फेजर क्या होगा 90 + 30 120 डिग्री। तो ग्रीन से बनाते हैं P2 को। P2 इज 120 डिग्री, दैट इज समवेयर हियर, दैट इज P2। ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री, वर्टिकल से 60, हॉरिजॉन्टल से 30। अब देखो क्या करना है, दोनों सेम पोजीशन पे पहुंच जाए। सेम पोजीशन पे पहुंचने के लिए दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, सेम। एक्स कोऑर्डिनेट सेम होने का मतलब दोनों का प्रोजेक्शन सेम पॉइंट पे लाई करे। ऐसा हो सकता है कि देखो P1 मूव करे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, P2 भी मूव करे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और समहाउ दे विल रीच द सेम पोजीशन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब P2 का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो A से कम होना चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड वाइज। करेक्ट, तो अब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आने चाहिए, बट मैक्सिमम पोजीशन क्या हो सकती है P2 की, A। करेक्ट, दोनों के बीच में फेजर हमेशा एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री ही रहेगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि भाई कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब P1 था टुवर्ड्स द एंड, वो P2 भी हमारे पास उसी रेंज में आ जा रहा है। ठीक, हम क्या कह रहे हैं, अज्यूम कर ले रहे हैं, बाकी हमें इक्वेशन ही लगानी पड़ेगी। दोनों के बीच में एंगल हमेशा 60 डिग्री रहेगा कि P1 पहुंच गया हमारे पास यहाँ पर कितना एंगल चलकर, लेट्स से एंगल चला P1 थीटा, तो P2 भी कितना चलेगा, थीटा। P2 भी कितना चला, थीटा, और पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल अभी भी 60 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल अभी भी 60 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक का एंगल अभी भी 60। तो अब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए सेम। थोड़ा सा हम इसमें और अच्छे से ट्रिक लगाएंगे जिससे कि कैलकुलेशंस इजी हो जाए। देखो मान लेते हैं कि P1 जो है वो एक्स एक्सिस से बना रहा है एंगल फाई, कुछ भी फाई है। ठीक है, ये इनिशियल फेज एंगल वाला फाई नहीं है, हमने माना है एक फाई। और हम जानते हैं P1 और P2 के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। तो अब P2 का ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 माइनस फाइव। बट दोनों का एक्स एक्सेस पे प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 2a cos 60 माइनस फाइव शुड बी इक्वल टू a cos 5। लिखा जा सकता है भाई, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या कर दें, सेम। अब यहां से हम फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, a से a कैंसिल, 2 cos 60 माइनस 5 cos 5
इज इक्वल टू कॉस 60 माइनस 5 को हम लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस 5 इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो कॉस 5 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3 साइन 5 से कॉस 5 कैंसिल, 5 की वैल्यू 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 कहां पहुंचेगा? P1 पहुंचेगा अपने एक्सट्रीम पर। देखो P1 पहुंचा हमारा यहां पर, 5 की वैल्यू 0 का मतलब है P1 पहुंच गया यहां पर, और P2 कहां पहुंचेगा फिर? P2 पहुंचेगा इस पॉइंट पर। देखो 5 की वैल्यू कितनी है? 0। इसका मतलब क्या है? पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री P2 के लिए। तो 2a cos 60 की वैल्यू a, और P1 के लिए 5 की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि कितना चल जाएगा ये एंगल? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा फिर? P1 भी कहां पर है? एक्सट्रीम पर है, वो भी a पर। तो कितना एंगल चलना पड़ रहा है P1 को? P1 को चलना पड़ रहा है 30 डिग्री, और P2 को चलना पड़ रहा है 30 डिग्री। दोनों को चलना पड़ा 30 ईच। P1 को π/6, P2 को भी π/6। तो टाइम कितना लगा? वही 2 पाई चलने में लगा t, तो π/6 चलने में लगा कितना? t/2 पाई इंटू π/6, t/12। तो t/12 के टाइम के बाद दोनों पार्टिकल्स क्या करेंगे? मीट कर जाएंगे। अब डिफरेंट डाटा लेके आप डिफरेंट सिचुएशंस बना सकते हो, सिनेरियो बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन जिसमें आपके पास डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, इट इज अ रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जेईई में नहीं पूछे जाते हैं। बट एडवांस के लिए अगर देखा जाए तो देयर माइट बी अ चांस दैट दे विल आस्क सच क्वेश्चंस। ठीक है, so for the point of view of advance we can definitely learn something from such questions, correct? So that's all for this video. In the next video we are going to start energy of SHM, कि kinetic energy, potential energy कैसे vary करती है, क्या होती है in a SHM. If you like the video, hit that like button, share it with your friends, and tell me how do you like the last question, because it's a very interesting question and a very new question. Thank you. Bye bye. See you in the next video.